नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो मैं लेकर आ रहा हूं, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं संस्कृत शिक्षण विधियां। विश्वास दिलाता हूं 3 क्लासें लेकर आऊंगा और 3 क्लासों के अंदर संपूर्ण संस्कृत की शिक्षण विधियां आपके सामने रख दूंगा, आयोगों से लेकर विधियों तक। दोस्तों, बस आप एक एक तीनों भाग है इनकी क्लासें आराम से देखते जाइए। आज हमारी जो क्लास नंबर 1 रहेगी, इसके अंदर हम आगे जो पढ़ेंगे वो आपके सामने धीरे धीरे आ जाएगा। दोस्तों, इससे पहले एक बार सभी साथियों से इतना अनुरोध करता हूं कि क्लास अटेंड करने जा रहे हैं तो उससे पहले वीडियो को लाइक और सभी मित्र मिलकर जोर के साथ इसको शेयर करते जाइए। हर एक साथी के पास जो शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं उनके पास पहुंचाने का काम आपका रहेगा। देखते हैं मेरे साथी आज कितना इस वीडियो को शेयर करते हैं, कितना इसको आगे फैलाते हैं। दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। पहली शुरुआत करते हैं संस्कृत भाषा के विकास में जो शिक्षाविद है, जो शिक्षा आयोग है, उनका क्या योगदान रहा। और इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर। वहां पर स्टोर में जाकर आप इसकी पीडीएफ नाम मात्र के चार्ज के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं संस्कृत आयोग के बारे में। अपने नोट्स बनाइए और विश्वास दिलाता हूं कि लगभग यह सोच के चलो कि 95% पर्सन है वो इनसे बाहर नहीं जाने वाले एग्जाम में। संस्कृत आयोग 1956-57 में केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 1956 को संस्कृत आयोग का गठन किया। मित्रों, जो क्वेश्चन जहां जहां से बनेगा मैं वैसे ही आपको बताता जाऊंगा। भारत के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, जो पश्चिम बंगाल से थे, इस आयोग के अध्यक्ष थे। पहला क्वेश्चन, संस्कृत आयोग कब? 1956-57। दूसरा, संस्कृत आयोग के जो अध्यक्ष है वो कौन थे? डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। सुनीति कुमार चटर्जी कहां के थे? पश्चिम बंगाल के। बात करें संस्कृत आयोग, संस्कृत आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे? 9 सदस्य थे। दोस्तों, इस आयोग में राजस्थान के किसी भी शिक्षाविद को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। जो साथी रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह न्यूज है। दोस्तों, आयोग के सदस्यों ने अक्टूबर 1957 में अपना 12 अध्यायात्मक यानी 12 अध्यायों से युक्त संपूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। तो मित्रों, जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने रख दिया। संस्कृत आयोग 1956-57 केंद्र सरकार ने कब बनाया? 1 अक्टूबर 1956 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, सुनीति कुमार चटर्जी। कुल सदस्य अध्यक्ष सहित इसमें 9 थे। दोस्तों, और इस अध्यक्ष जो ये आयोग है, इसने जो अपना प्रतिवेदन है वो 12 अध्यायों से युक्त था और अक्टूबर 1957 में प्रस्तुत किया था। दोस्तों, आगे देखते हैं इसके मुख्य बिंदु क्या थे। तो संस्कृत आयोग के द्वारा प्रस्तुत मुख्य बिंदु: माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा अनिवार्य होनी चाहिए। पहला बिंदु था कि माध्यमिक विद्यालय उनके पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा अनिवार्य होनी चाहिए। संस्कृत शिक्षा को पर्याप्त आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। जो संस्कृत शिक्षा है इसको पर्याप्त आर्थिक सहायता भी दी जानी चाहिए। संस्कृत के प्रचार प्रसार पर बल दिया जाए। जो संस्कृत है इसके प्रचार और प्रसार पर पूरा बल दिया जाए। पारंपरिक तथा आधुनिक संस्कृत पठन पाठन की पद्धतियों को परिष्कृत किया जाए। त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत विषय संशोधन किया जाए। जो त्रिभाषा सूत्र है उसके अंदर संस्कृत विषय है, इसका संशोधन किया जाए। दोस्तों, पहला समझ में आ गया सभी मित्रों को। आगे चलते हैं दूसरे की ओर। दूसरा देखिए, डॉक्टर सीवी रमन महोदय ने कहा देश की राजभाषा संस्कृत होनी चाहिए। यह सीधा क्वेश्चन एग्जामों में आ चुका है। मित्रों, किसने कहा कि देश की राजभाषा संस्कृत होनी चाहिए? डॉक्टर सीवी रमन महोदय ने। आगे देखिए तीसरा, केंद्रीय संस्कृत परिषद के द्वारा 1970 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की नई दिल्ली में स्थापना की गई। तो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की स्थापना कहां पर हुई? नई दिल्ली में। कब हुई? 1970 में। किसके सहयोग से? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन और केंद्रीय संस्कृत परिषद के द्वारा, जिसका वर्तमान नाम क्या है? केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है। दोस्तों, आगे चलते हैं चौथे में। चौथा है दोस्तों विश्वविद्यालय आयोग। कब बना? 4 नवंबर 1948-49 के अंदर। विश्वविद्यालय आयोग को राधाकृष्ण आयोग के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन देखिए,
पहला विश्वविद्यालय आयोग किस सन में बना? 1948-49 में। विश्वविद्यालय आयोग को किस नाम से जाना जाता है? राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी, क्योंकि इस आयोग के जो अध्यक्ष थे ना मित्रों, वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। संस्कृत के क्षेत्र में इस आयोग ने अपने प्रतिवेदन के 131वें पृष्ठ पर संस्कृत भाषा के बारे में उल्लेख किया कि माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में संस्कृत को स्थान अनिवार्य होना चाहिए। क्या उल्लेख किया 131वें पृष्ठ पर दोस्तों अपने प्रतिवेदन में? माध्यमिक विद्यालय हो चाहे महाविद्यालय हो, उनके अंदर जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर संस्कृत का स्थान अनिवार्य होना चाहिए। यह था विश्वविद्यालय आयोग। आगे चलते हैं मुदालियर आयोग, यानी माध्यमिक शिक्षा आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग ही मुदालियर आयोग है दोस्तों। 1952-53 में दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना भी। 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के द्वारा माध्यमिक शिक्षा के उन्नयन के लिए द्विभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया। इस सूत्र के दोनों विकल्पों में शास्त्रीय भाषा का भी स्थान सुरक्षित किया गया दोस्तों। यह था मुदालियर या माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 दोस्तों। आगे चलते हैं 6 नंबर की ओर, शिक्षा आयोग, जिसको कोठारी आयोग के नाम से भी हम जानते हैं। देखिए दोस्तों, 1964 से 66 के मध्य यह आयोग चला। 14 जुलाई 1964 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रधानाचार्य प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया गया। पहला क्वेश्चन यही बनता है, शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दौलत सिंह कोठारी, याद रख लेना दोस्तों। कब बना? 1964 में। आयोग ने यह तो निर्धारित किया कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में संस्कृत का विशिष्ट स्थान है, लेकिन इसके द्वारा त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत के लिए पृथक स्थान नहीं दिया गया। तो शिक्षा आयोग के लिए जो त्रिभाषा सूत्र है उसमें संस्कृत के लिए पृथक स्थान की घोषणा नहीं की गई या पृथक स्थान नहीं दिया गया दोस्तों। आगे चलिए, आगे है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा 1986 की शिक्षा नीति में संस्कृत विषय प्रावधान क्या क्या थे, जो आपके सामने मैं रखूंगा, एक एक को ध्यान रखिए। तो शिक्षा नीति 1968 में बनी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनी। दोनों क्वेश्चन ही आपको याद रखने हैं दोस्तों। थोड़ा स्पीड से इसलिए चल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि कम समय में आपको अधिक ज्ञान मेरा देने का उद्देश्य चल रहा है। तो आप देखते जाइए, और नोट करना है तो दोस्तों प्ले स्टोर पर जाकर ऐप डाउनलोड कर ले, वहां पर पीडीएफ को देख के आसानी से आप अपने नोट्स है वो बना सकते हैं। देखिए, पहला है संस्कृत ग्रंथों को अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जाए। किसका? राष्ट्रीय शिक्षा नीति और शिक्षा नीति के प्रावधान थे ये। दूसरा है विश्वविद्यालय स्तर पर संस्कृत का अध्ययन करवाया जाना चाहिए। किस पर? विश्वविद्यालय स्तर पर। तीसरा देखिए, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 10+2+3 शिक्षा प्रणाली पर बल दिया गया था, जो वर्तमान 2020 का जो शिक्षा नीति आई है उसमें परिवर्तित हुई है दोस्तों। 1989 में माध्यमिक परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी तथा तृतीय भाषा को अनिवार्य किया गया। कब किया गया? 1989 में। माध्यमिक परीक्षा की बात हो रही है, जिसके अनुसार तृतीय भाषा में संस्कृत को वैकल्पिक भाषा के रूप में स्थान दिया गया। जब तक तृतीय भाषा के रूप में अन्य भाषाओं की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक संस्कृत भाषा ही तृतीय भाषा के रूप में प्रचलित रहेगी। अब मित्रों, एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आया वो बता दूं आपको, वो था कि जब तक तृतीय भाषा के रूप में अन्य कोई विषय की व्यवस्था नहीं होती है, तब तक संस्कृत भाषा ही तृतीय भाषा में चलती रहेगी। ये कौन सी है? कौन सी नीति का है दोस्तों? ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ही प्रावधान था। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ये इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में नहीं है लेकिन पढ़ना जरूरी है दोस्तों। देखिए, के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप तैयार करने के लिए समिति का गठन किया गया, जिसने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसका मसौदा कब प्रस्तुत किया गया था? मई 2019 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? के कस्तूरी रंगन दोस्तों। इसके अनुसार 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली के आधार पर 12वीं तक शिक्षा प्रदान की जाएगी।
तो यह प्रावधान जो 10+2 हमारे चलता था उसको 5+3+3+4 में बदल दिया है दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, आगे है 1988 में केंद्रीय शिक्षा परामर्शदात्री समिति के द्वारा तृतीय भाषा के रूप में परिगणित 27 भाषाओं की सूची में से संस्कृत भाषा को निष्कासित कर दिया गया। सीधा क्वेश्चन है और आता रहता है एग्जामों के अंदर, कौन सी समिति के द्वारा 27 भाषाओं की सूची में से संस्कृत भाषा को हटा दिया? केंद्रीय शिक्षा परामर्शदात्री समिति के द्वारा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस आदेश को 17 मार्च 1989 को क्या कर दिया था? निरस्त कर दिया था दोस्तों। आगे देखिए, राममूर्ति आयोग 1990। राममूर्ति आयोग 1990 में शिक्षाविद विद्रमूर्ति की अध्यक्षता में गठित आयोग ने संस्कृत के अध्ययन अध्यापन पर विशेष बल दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि भारतीय संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण के लिए संस्कृत भाषा पाठ्यक्रम में अवश्य होनी चाहिए। क्वेश्चन यही बनेगा कि राममूर्ति जो आयोग है दोस्तों, उसने संस्कृत भाषा के पाठ्यक्रम में आवश्यक होने की क्यों बताया? क्योंकि भारतीय संस्कृति है, इसके संवर्धन और संरक्षण के लिए संस्कृत भाषा का पाठ्यक्रम में होना आवश्यक है। ये किसने कहा? राममूर्ति आयोग 1990 ने। आगे चलिए दोस्तों, 7 नंबर देखिए, 1948 में आचार्य नरेंद्र देव समिति के द्वारा मूल्यांकन में सूची अभिलेख पत्र प्रायोगिक, मौखिक तथा लिखित परीक्षा की अनुशंसा की गई। प्रायोगिक, मौखिक और लिखित परीक्षा की अनुशंसा किसके द्वारा की गई? 1948 में आचार्य नरेंद्र देव समिति के द्वारा दोस्तों। आगे देखिए 8 नंबर, 1 सितंबर 1961 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना हुई। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1 सितंबर 1961 को NCERT की स्थापना हुई थी। आगे देखिए 1971 में वीके राव जो समिति है, VKRV राव समिति ने आंतरिक व बाह्य मूल्यांकन का प्रमाण पत्रों में पृथक पृथक अंकन के निर्देश दिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखिए 1975 में NCERT ने आंतरिक मूल्यांकन के ऊपर बल दिया। तो NCERT ने आंतरिक मूल्यांकन पर बल कब दिया था? 1975 के अंदर। आगे देखिए, वर्तमान में शिक्षा शास्त्रियों ने मूल्यांकन के लिए ग्रेड प्रणाली अर्थात परिष्कृत पद्धति को उपयुक्त माना है। वर्तमान में मूल्यांकन के लिए कौन सी प्रणाली को उपयुक्त माना है दोस्तों? ग्रेड प्रणाली को। अब दोस्तों हम आगे देखेंगे, ये थे हमारे आयोग, शिक्षाविद जिनके बारे में हमने देखा। बहुत थोड़ा स्पीड के साथ देख रहे हैं दोस्तों, तो एक बार अगर आपको लगता है समझ में कम आ रहा है तो दोबारा देख लेना, और जो साथी है जिनको पहले पढ़ा हुआ है उनको एक बार में अच्छी तरह ये समझ में आ जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, संस्कृत शिक्षण के सिद्धांत। संस्कृत शिक्षण के सिद्धांत। संस्कृत संश्लेषणात्मिका भाषा है जिसमें शब्द के साथ उसके परसर्गन कारक चिन्ह भी जुड़े हुए हैं। यह व्याकरण निष्ठ भाषा है। संस्कृत क्या है? व्याकरण निष्ठ भाषा, सभी को पता है। संस्कृत भाषा का शिक्षण अनेक मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक सिद्धांतों पर आधारित है। संस्कृत शिक्षक को अधोलिखित शिक्षण सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए। ये तो नॉर्मल जानकारी है दोस्तों, जैसे नोट्स में उपलब्ध कराऊंगा ना ऐप में, उसके लिए ये चीजें मैंने लिखी है। अब चलते हैं सिद्धांतों की ओर, एक एक सिद्धांत को देखते हैं। पहला सिद्धांत, स्वाभाविकता का सिद्धांत। ध्यान से समझिए दोस्तों, स्वाभाविकता के सिद्धांत को प्रकृतिवादी तथा नैसर्गिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ गया ये तो आपको? बालक मातृभाषा को सरलता से सीखता है क्योंकि भाषा सीखना मानव जीवन की एक स्वाभाविक अर्थात जन्मजात प्रवृत्ति है। स्वाभाविकता यानी स्वाभाविकता से हम जो भाषा सीखते हैं वो हमारी मातृभाषा ही होती है दोस्तों। इसी चीज को लेकर क्या बनाया गया था? स्वाभाविकता का सिद्धांत बनाया गया था। समझिए आगे देखिए, जैसे जैसे बालक का संपर्क क्षेत्र बढ़ता है उसी क्रम में उसके मौखिक ज्ञान में वृद्धि होती है। छोटा बालक है, उसका जो मौखिक ज्ञान है बहुत कम होता है, लेकिन जैसे जैसे उसका संपर्क क्षेत्र समाज से बाहर निकलता है तो उसका जो क्षेत्र है वो बढ़ता जाता है दोस्तों। किसी भी भाषा को सीखने में श्रवण, भाषण, पठन, लेखन, इन चारों कौशलों का एक स्वाभाविक क्रम है। वो होता है जो आप सभी को पता है, श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। इसी क्रम में जो कोई भाषा है उसको सीखता है, बोलता है दोस्तों। प्रसिद्ध भाषा मनोवैज्ञानिक हेराल्ड डी पामर ने अपनी पुस्तक
प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज स्टडी। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जामों में आया है। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज स्टडी किसकी है? हेराल्ड ई पामर की दोस्तों। इसमें इन्होंने लिखा कि भाषा सीखने की स्वाभाविक प्रवृत्ति पर बल दिया। इन्होंने क्या दिया था? भाषा सीखने की जो स्वाभाविक प्रकृति है उस पर बल दिया था। अतः विद्यालय में सरल श्लोक तथा बाल गीतों का सस्वर वाचन करवाना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है। भाषा सीखने की स्वाभाविक प्रवृत्ति पर बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था दोस्तों? हेराल्ड ई पामर ने दिया था। यह था हमारा स्वाभाविकता का सिद्धांत। आगे चलिए, आगे है रुचि का सिद्धांत। देखिए रुचि का सिद्धांत क्या कहता है। मनोवैज्ञानिकों का मत है कि जिस विषय में छात्र की अधिक रुचि होती है वह उस विषय को पढ़ने के इसलिए पहले मौखिक कार्य तत्पश्चात लिखित कार्य पर बल दिया जाना चाहिए। क्या? देखिए समझिए इसको। मनोवैज्ञानिकों का क्या मत है कि जिस छात्र की जिस रुचि होती है जिसके अंदर, उसको वो पढ़ने में क्या करता है? अधिक समय देता है, उसको अधिक पढ़ता है दोस्तों। इसलिए जिसमें रुचि है उसको मौखिक करो, फिर उसका लिखित कार्य उसके सामने रखो दोस्तों। महर्षि जैमिनी ने मीमांसा दर्शन में समझने की दृष्टि से श्रवण को महत्वपूर्ण माना। कहा कि सर्वोग्रहणे ही अर्थे लोके शब्द प्रसिद्ध है। संसार में शब्द का अर्थ श्रवण ही है। संसार में शब्द का अर्थ क्या है? श्रवण ही है। ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद में भाषण कौशल के विषय में लिखा है, अग्निवाक्य भूत्वा मूलम प्राविष्ट, अर्थात अग्निवाणी का रूप धारण कर मुख में प्रवेश कर गई। तो यह रुचि का सिद्धांत नॉर्मल भाषा में आपको बता दूं कि अगर आपको संस्कृत पढ़ने में अगर रुचि है तो आप संस्कृत को अधिक समय तक पढ़ोगे, जबकि आपको यह लगता है हिंदी आपको कठिन लगती है, आपको उसमें रुचि नहीं है, तो आप उसको बहुत कम समय के लिए पढ़ोगे। यही है रुचि का सिद्धांत दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे है हमारा व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। 6 नंबर का सिद्धांत है व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत दोस्तों। कक्षा में प्राय 3 प्रकार के छात्र होते हैं। कौन कौन से? कुशाग्र, सामान्य, मंदबुद्धि। 3 प्रकार के छात्र होते हैं ना, एक तो कुशाग्र होते हैं, एक सामान्य होते हैं, एक मंदबुद्धि। इसलिए छात्रों में व्यक्तिक भिन्नता के आधार पर संस्कृत शिक्षक को उच्चारण, वर्तनी तथा व्याकरण संबंधी दोषों का निदान करके उपचारात्मक शिक्षण के लिए अलग अलग अभ्यास मालाएं तैयार करनी चाहिए। जैसे कुशाग्र बुद्धि है, जिसकी सामान्य बुद्धि है और जिसकी मंद बुद्धि है, उसको उसी के हिसाब से क्या करना चाहिए? निदान करके उपचारात्मक शिक्षण देना चाहिए दोस्तों। यह है व्यक्तिक भिन्नता। यानी हर एक साथी है, अगर आप किसी अभी जो साथी है शिक्षक भर्ती हुई तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एक रूम में 5 बंदे बैठकर तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी की बुद्धि समान नहीं है, अलग अलग बुद्धि है। अलग अलग बुद्धि के हिसाब से ही आपको क्या करना रहता है? निदान और उपचार करना रहता है, जिनके द्वारा कुशाग्र बालकों को उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, सामान्य बालक भी उन्नति के मार्ग की ओर अग्रसर होंगे तथा मंद बुद्धि बालक भी अधोगति से बच सकेंगे दोस्तों। यह है व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। आगे चलते हैं समवाय सिद्धांत की ओर। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार संस्कृत शिक्षक विषय वस्तु व कक्षा के स्तरानुसार अनेक सिद्धांतों के सकारात्मक पक्षों का प्रयोग करता है। इसे बहुमुखी सिद्धांत भी कहते हैं। समवाय सिद्धांत को ही क्या कहते हैं? बहुमुखी सिद्धांत कहते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं चयन और विभाजन का सिद्धांत। जो इंपॉर्टेंट है उस पर मैं जोर दे रहा हूं और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना आपके लिए, उसको मैं सीधा आपको सामने रख रहा हूं जिससे आपको वो चीज़ समझ में आ जाए बस। चयन और विभाजन का सिद्धांत कहता है संस्कृत शिक्षक को पाठ्यक्रम से पाठों का चयन पर्व, उत्सव, मुख्य दिवस तथा ऋतुओं के आधार पर यथासंभव करना चाहिए। सीधा समझ लो दोस्तों, जैसे आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, संस्कृत के अंदर आपके सामने जो टॉपिक आ गया स्वतंत्रता के बारे में, स्वतंत्रता दिवस के बारे में आ गया, तो उसको स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के आसपास पढ़ाइए। अगर आपके पास दीपावली का आ गया तो दीपावली के आसपास पढ़ाइए। अगर आपके पास 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का है तो गणतंत्र दिवस के आधार पर उसको चयन करके पढ़ाइए। ये चीज़ें दो, जैसे स्वतंत्र दिवस को अगस्त मास में, गणतंत्र दिवस को संबंधी पाठ को जनवरी मास में पढ़ाया जाना चाहिए दोस्तों। पाठों के विभाजन के समय विषय वस्तु की जटिलता और सरलता पर क्या दिया जाना चाहिए? ध्यान दिया जाना चाहिए। अगला है हमारा अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत क्या कहता है? शिक्षक बालकों के लिए आदर्श होते हैं और यह आपको पता है, जैसा मैं कर रहा हूं वैसा ही आप सभी करोगे
और मित्रों एक छोटी सी बात और बता दूं, आज की क्लास में जो हम सिद्धांत पढ़ रहे हैं इनके अंदर 3, 4 और 5 3 सिद्धांत मैंने नहीं लिए, जो आपको मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर करवा दूंगा दोस्तों। याद रखना, यहां पर हमने पहला दूसरा सिद्धांत पढ़ा, फिर सीधा ही छठवां सिद्धांत पढ़ा है। तो नेक्स्ट जो सिद्धांत है 3 सिद्धांत वो नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। अनुकरण का सिद्धांत जैसा मैं यहां पे आपके सामने करूंगा, आप भी मेरा अनुकरण करके सीखने का प्रयास करोगे। यही यह सिद्धांत कहता है। शिक्षक बालकों के लिए क्या होते हैं? आदर्श होते हैं। वे शिक्षक की तरह बोलना, लिखना आदि का अनुकरण करके सीखने का प्रयास करते हैं। अतः शिक्षक को शुद्ध उच्चारण पूर्वक उचित हाव भाव से शिक्षण कार्य करवाया जाना चाहिए। अब उच्चारण तो मैं कर सकता हूं, हाव भाव तो आपको कैसे दिखाऊं दोस्तों? बस आप समझने का प्रयास करो कि सर ऐसा कर रहे हैं, ताकि छात्र भी अनुकरण के सिद्धांत के आधार पर शुद्ध उच्चारण व गति से पढ़ना लिखना सीख सके। शिक्षण के दौरान होने वाली त्रुटियों का भी संशोधन इस सिद्धांत में किया जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कुछ उच्चारण में जैसे उच्चारण करता हूँ उसमें गलती होती है, तो उसका मैं वापस आपको सॉरी बोल के क्या कर सकता हूँ? शुद्ध उच्चारण कर सकता हूँ। तो ये कौन सा सिद्धांत है? हमारा अनुकरण का सिद्धांत है। इसलिए इसे संशोधन का सिद्धांत भी कहते हैं। अगर कुछ गलती हुई है, कुछ त्रुटि हुई है, तो अगर उसका मैं संशोधन करता हूं तो इसको क्या कहेंगे? हम संशोधन का सिद्धांत भी कहेंगे दोस्तों। यह था अनुकरण का सिद्धांत। आगे हम देखेंगे दोस्तों शिक्षण सूत्र। देखिए, शिक्षण सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखते जाइए। शिक्षण सूत्र शिक्षण को सरल, सरस और रुचिकर बनाते हैं। यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है और गलती करके आ जाते हो। शिक्षण सूत्र का क्या उद्देश्य है? सरल, सरस और रुचिकर बनाना। हर्बर्ट स्पेंसर और कॉमिनियंस ने आदि महान शिक्षाविदों ने अपने अपने अनुभव तथा निर्णय सूत्र शैली में प्रकट किए। इसलिए संस्कृत शिक्षक को अपना शिक्षण प्रभावी तथा रुचिकर बनाने के लिए अधोलिखित शिक्षण सूत्रों का शिक्षण के समय प्रयोग करना चाहिए। एक एक शिक्षण सूत्र को समझेंगे। बहुत सिंपल है शिक्षण सूत्र, तो नाम से ही आपको पता चल जाएगा दोस्तों। पहला है हमारा शिक्षण सूत्र, वो है ज्ञाताद अज्ञातम प्रति। क्या कहता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना चाहिए। जो चीज हमको पता है वो पहले बताओ, फिर अज्ञात की ओर उसको लेकर चलो। इस सूत्र का प्रयोग प्रस्तावना प्रश्नों में सम्यक प्रकार से किया जा सकता है। जैसे तत्पुरुष समास पढ़ाने के लिए समास की परिभाषा, उसके भेद, अवयव समास, अवयभाव जो समास है की पहचान से संबंधित पूछते हुए तत्पुरुष समास को पढ़ाया जाना चाहिए। क्या कहने का मतलब है कि पूर्व ज्ञान, क्योंकि छात्र है वो पूर्व ज्ञान पर आधार पर नूतन विषय को अच्छी तरह पढ़ते हैं। अगर आपको मैंने लास्ट क्लास के अंदर अव्ययी भाव तक, यानी समास टॉपिक के अंदर मैंने अव्ययी भाव जो समास है वहां तक पढ़ा दिया है, तो नेक्स्ट क्लास में प्रस्तावना जैसे मैं शुरू करूं तो वहां पे आपको जैसे समास किसे कहते हैं, फिर आपको अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण के प्रश्न पूछ के फिर मैं तत्पुरुष समास की ओर बढ़ूं। तो आपको ज्ञात चीज क्या है? ज्ञात चीज परिभाषा है, अव्ययी भाव समास है, लेकिन तत्पुरुष तो नहीं है ना। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा सरलात कठिनम प्रति। यह सूत्र भी ज्ञातात अज्ञातम प्रति सूत्र पर आधारित है, यानी सरल से कठिन। जो आपको मैंने पढ़ा दिया वो तो आपको सरल लगेगा, लेकिन जो मैंने नहीं पढ़ाया वो तो आपके लिए कठिन ही होगा ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, पूर्व ज्ञान से संबंधित विषय बालक के लिए सरल तथा अज्ञात विषय कठिन होता है। सही बात जो मैंने अभी बोली आपके सामने। प्रारंभ में शिक्षक के द्वारा सरल पाठ पढ़ाया जाना चाहिए, तदंतर कनिष्ठ यानी कठिन पाठ, जैसे पहले संधि तत्पश्चात समास। संधि अगर आपको समास समझ में आ गई तो समास आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। यह चीज है दोस्तों, सरल से कठिन की ओर। अगला है स्थूलात सूक्ष्म प्रति, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, और इसी का दूसरा नाम है मूर्ताद अमूर्तम प्रति, मूर्त से अमूर्त की ओर दोस्तों। संस्कृत शिक्षण में स्थूल वस्तुओं का प्रदर्शन कर तत्पश्चात उनके नाम, स्वरूप, स्वभाव का वर्णन किया जाना चाहिए। जैसे मैंने आपके सामने एक पुस्तक रख दी और कि यह संस्कृत है, यह एक स्थूल चीज हो गई। फिर मैं बताऊंगा उसके बारे में कि इसके अंदर आपको संधि मिलेगी, इसके अंदर समास मिलेगा, इसके अंदर आपको अलंकार मिलेंगे, इसके अंदर आपको छंद मिलेंगे। तो यह क्या हो गई? उसकी सूक्ष्म जानकारी हो गई, मतलब बड़ी से छोटी की ओर। समझ गए दोस्तों? स्थूल से सूक्ष्म की ओर। आगे चलते हैं दोस्तों। पूर्णाद अंशम प्रति। संस्कृत में कथा शिक्षण करवाते समय सर्वप्रथम छात्रों को संपूर्ण कथा सुनाकर
तत्पश्चात उसके कठिन शब्द तथा भावों का पृथक पृथक रूप से अध्यापन करवाना चाहिए दोस्तों। व्याकरण शिक्षण में भी सूत्र प्रस्तुत करते हुए प्रत्येक पद का शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। पूर्णाद अंशः प्रति, पूर्ण से अंश की ओर। पहले मैंने आपके सामने ये पूरी चीज पढ़ दी, ये जो चीज थी आपके सामने इतनी, ये मैंने पढ़ दी। अब मैं इसकी एक एक जानकारी आपको बता रहा हूं। मतलब जो आपके सामने है, जो टॉपिक आप पढ़ा रहे, पहले छात्रों के सामने वो रख दो। फिर उसमें जो चीजें हैं, कठिन शब्द है, जिनका संधि विच्छेद करना है उनका संधि विच्छेद, जिनका समास विग्रह करना है उनका समास विग्रह करके हर एक चीज को समझाई। यही होता है ना पूर्ण से अंश की ओर। आगे चलते हैं दोस्तों। विश्लेषणात् संश्लेषणम प्रति, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। दोस्तों यह सूत्र पूर्णाद अंशम प्रति का क्या है? पूरक है। इस शिक्षण सूत्र के द्वारा शब्दों की व्युत्पत्ति में मूल धातु, प्रत्यय, उपसर्ग, विभक्ति आदि को पृथक पृथक करके उनका संश्लेषण करवाया जाता है। जो भी आपके सामने आया है, जो पूर्ण से अंश की ओर चीज देखा था, उसी पर आधारित है दोस्तों। जैसे मैंने ये चीज पढ़ दी, अब इसके अंदर कौन सा शब्द आया है, जो भी शब्द आया उसके अंदर संधि कौन सी है, उसके अंदर समास कौन सा है, उसमें विभक्ति कौन सी प्रयुक्त हो रही है, उसके अंदर अलंकार कौन सा प्रयुक्त हो रहा है, जो भी चीज है वो चीजें आपके सामने रखो। वही होता है विश्लेषण करके उसका संश्लेषण करना दोस्तों। आगे देखिए 6 नंबर हमारा सिद्धांत है, वो है आगमनात् निगमनम प्रति, उदाहरण से नियम की ओर। सीधा समझिए दोस्तों, व्याकरण शिक्षण के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण सूत्र है और यही एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल हर भर्ती में आता है दोस्तों। व्याकरण शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण सूत्र कौन सा है? आगमनात् निगमनम प्रति, उदाहरणात् नियमम प्रति अथवा विशिष्टात् सामान्यम प्रति। इन दोनों से क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। विशिष्ट से सामान्य या उदाहरण से नियम की ओर कौन सा है? आगमनात् निगमनम प्रति दोस्तों। सूत्रों को भी इसी नाम से जाना जाता है। इस शिक्षण सूत्र में सर्वप्रथम छात्रों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, तत्पश्चात नियम का उपासना किया जाता है। पहले तो आपके सामने कोई चीज है, उसका उदाहरण रख दूं और फिर उसका नियम आपके अगर सामने में लाता हूं, तो वो ही होता है आगमन से निगमन, मतलब उदाहरण से नियम की ओर। आगे चलते हैं 7वें सिद्धांत की ओर। 7वां सिद्धांत है हमारा अनिश्चितात् निश्चितम प्रति, अनिश्चित से निश्चित की ओर। प्रारंभिक स्तर पर बालकों का ज्ञान है वो क्या होता है? अनिश्चित होता है। उसको निश्चित तथा स्पष्ट बनाने के लिए इस सूत्र का अनुसरण किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर छात्रों को धातु रूप, शब्द रूप को कंठस्थ करवाने पर बल दिया जाना चाहिए। अनिश्चित मित्रों, जो प्राथमिक स्तर के बालक होते हैं उनका जो ज्ञान होता है ना, वो अनिश्चित होता है। उसकी कोई सीमा नहीं होती कि इतने दिन याद रहेगा, नहीं रहेगा, कितना उसको याद हुआ, कितना नहीं हुआ, यानी अनिश्चित है उसके लिए। तो जैसे जैसे इस जो अनिश्चित से निश्चित है, इसका मतलब इस सिद्धांत से यह कि उनको इस सूत्र के द्वारा छात्रों को क्या करना है कि जो उनका अनिश्चित ज्ञान है ना, उसको क्या करना है? निश्चित करना है। जैसे धातु रूप है तो उसको अगर हम कंठस्थ करवाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? उसके लिए निश्चित हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट है ज्ञानेंद्रिय शिक्षणम। किसी भी विषय वस्तु को सीखने में जितनी अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किया जाता है उतना ही अधिक अधिगम भी स्थायी होता है। मतलब कोई छात्र को आप कुछ भी सिखा रहे हैं ना, तो उसकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनको अधिक से अधिक आप काम में ले। जितना अगर उनकी आप ज्ञानेंद्रियों को आप उसकी ज्ञानेंद्रियां हैं उनको काम में लेंगे, उसके लिए वो ज्ञान स्थायी हो जाएगा और अधिगम करना भी उसके लिए सरल होगा, सीखना भी उसके लिए क्या होगा दोस्तों? सरल होगा। तो ज्ञानेंद्रियों का शिक्षण जरूरी है। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। 9 नंबर का है हमारा, वो है मनोवैज्ञानिक कर्मात तार्किक कर्मम प्रति, मनोवैज्ञानिक क्रम से तार्किक क्रम की ओर दोस्तों। देखिए भाषा यानी मनोवैज्ञानिक क्रम से कौन सी की ओर? तार्किक क्रम की ओर। आगे देखिए भाषा के चारों कौशलों का क्रम मनोवैज्ञानिक है। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक क्रम के अनुकरण से छात्रों में विषय के प्रति रुचि विकसित होती है। तदंतर बालक तार्किक रूप से क्रम का निर्धारण करता है। जो हमारे 4 कौशल है, चारों कौशलों का जो क्रम है ना, वो मनोवैज्ञानिक क्रम है। तो मित्रों क्या कहा गया है कि जो चारों कौशल है उनको विकसित कीजिए। उनको विकसित करने में जो मनोवैज्ञानिक क्रम है उससे तार्किक क्रम की ओर छात्र है अपने आप चले जाएंगे दोस्तों।
आगे चलते हैं। अब कौशलों की बात हो गई है तो कौशलों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। चलते हैं भाषा के कौशलों की ओर। भाषा के 4 कौशल होते हैं, आप सभी को पता है। श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 क्या होते हैं? भाषा के कौशल होते हैं दोस्तों। लेकिन क्वेश्चन कहां से बनता है? पहला कौशल कौन सा है? श्रवण। अंतिम कौशल कौन सा है? लेखन कौशल है। दूसरा कौशल कौन सा है? भाषणम। तीसरा कौशल कौन सा है? पठनम। ये याद रखना है, क्रम आपको याद होना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए, मारिया मोंटेसरी ने लेखन कौशल को तीसरा तथा पठन कौशल को चतुर्थ कौशल माना। पहली बात, मारिया मोंटेसरी ने कौन से कौशल पर बल दिया था? लेखन कौशल पर बल दिया था, और इन्होंने लेखन कौशल को तीसरा और पठन कौशल को चतुर्थ स्थान पर रखा। और इनके अनुसार जो क्रम बनेगा वो बनेगा श्रवणम, भाषणम, लेखनम, पठनम। जबकि अगर हम मनोवैज्ञानिक क्रम देखें तो वो यहां पे परिवर्तन कर दो आप, ये क्रम रहेगा, पठनम पहले आएगा, लेखनम बाद में। मारिया मोंटेसरी के अनुसार लेखनम पहले आएगा दोस्तों। इन कौशलों में से श्रवण और भाषण कौशल भाषा के मौखिक रूप तथा पठन और लेखन कौशल लिखित रूप पर आधारित है। ये 2 चीज याद रखना है। एक तो जो श्रवण और भाषण है ना, ये तो मौखिक रूप होते हैं। क्वेश्चन आता है दोस्तों यहां से, मौखिक रूप है, लिखित रूप है। तो श्रवण और भाषण तो मौखिक हो गए, पठन और लेखन कैसे हो गए? लिखित रूप हो गए। श्रवण तथा भाषण ध्वनि विज्ञान से, जबकि पठन और लेखन कौशल है वो लिपि विज्ञान से संबंधित है दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है आपके सामने, देखिए। श्रवण तथा पठन कौशल का उद्देश्य भाव ग्रहण है। श्रवण यानी सुनना, पठन यानी पढ़ना। इन दोनों का मतलब क्या है? आप कुछ ना कुछ अपने अंदर डाल रहे हैं। जबकि अगर आप भाषण बोल रहे हैं या आप लिख रहे हैं तो मतलब आप अपने जो अंदर कुछ है उसको बाहर निकाल रहे हैं। तो भाव ग्रहण और भाव की अभिव्यक्ति, इनपुट आउटपुट, ये दोनों याद रखने, इनसे भी एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है दोस्तों। श्रवण कौशल है ना दोस्तों, ये तीनों कौशलों का मूल आधार है। सभी कौशलों का मूल आधार कौन सा कौशल होता है? श्रवण कौशल होता है दोस्तों। संस्कृत भाषा में अभिव्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण ग्रहण को माना जाता है। जैसा कि शिक्षाविद डॉक्टर रघुनाथ सपाया ने कहा, संस्कृते ग्रहणम अति महत्वपूर्णम। और ये लाइन सीधा क्वेश्चन बनकर आपके एग्जाम में आ सकती है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, कौन से किससे संबंधित है, क्या उनका उद्देश्य, एक बार देख लें। श्रवणम कौशल है श्रवणम, श्रुतः अर्थ ग्रहणम, सुनकर अर्थ ग्रहण करना। संबंध है इनका ध्वनि विज्ञान से। भाषणम मौखिक अभिव्यक्ति यानी मौखिक बोलकर अभिव्यक्ति करना, यह है भी ध्वनि विज्ञान से। पठनम पठित्वा अर्थ ग्रहणम, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना और लिपि विज्ञान से संबंधित है। आगे है लेखनम, लिखिता अभिव्यक्ति, लिख कर अभिव्यक्त करना, यह है भी लिपि विज्ञान से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे श्रवणम और भाषणम ये ध्वनि विज्ञान से है दोस्तों, और जो हमारा पठनम और लेखनम है ये लिपि विज्ञान से है दोस्तों। लेकिन क्वेश्चन कहां बनता है? क्वेश्चन यहां बनेगा कि अभिव्यक्ति से संबंधित कौन से कौशल है? भाषणम और लेखनम। जबकि अर्थ ग्रहण करने या ग्रहणम से संबंधित कौन से कौशल हैं? श्रवणम और पठनम दोस्तों। अब एक एक कौशल के बारे में देखते हैं। पहला कौशल हमारे सामने आया है दोस्तों, वो है श्रवण कौशल, श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम। श्रवण कौशल का उद्देश्य सुनकर अर्थ ग्रहण करना है। सुनकर अर्थ ग्रहण करना मतलब श्रवण कौशल दोस्तों। श्रवण कौशल का उद्देश्य है क्या है? सुनकर अर्थ ग्रहण करना। सुनकर अर्थ ग्रहण करने से तात्पर्य केवल सुनना ही श्रवण कौशल नहीं है, अपितु सुनकर उसका अर्थ ग्रहण करना श्रवण कौशल होता है। अब किसी बात को मैं बोल रहा हूं तो आप इसको सुन रहे हो तो ये श्रवण कौशल नहीं हो रहा है। अगर इस चीज का आप अर्थ ग्रहण कर रहे हैं तो वहां पर क्या हो रहा है? श्रवण कौशल हो रहा है दोस्तों। ये कौशल सभी कौशलों का मूल आधार है, जो मैंने आपको बता दिया अच्छी तरह। इसलिए इसे प्राथमिक कौशल भी कहते हैं। प्राथमिक कौशल कौन सा? श्रवण कौशल होता है दोस्तों। श्रवण कौशल का संबंध श्रवणेन्द्रिय अर्थात कर्णों से है। यह भाव ग्रहण कौशल की श्रेणी में आता है। भाव ग्रहण कर रहे हैं हम, भाव की अभिव्यक्ति नहीं कर रहे हैं, तो भाव ग्रहण करने की श्रेणी में आता है। भाषण कौशल के लिए श्रवण कौशल अत्यावश्यक है। और यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है कि भाषण कौशल के लिए कौन सा कौशल है जो महत्वपूर्ण है? श्रवण कौशल होता है दोस्तों। आगे देखिए, श्रवण कौशल की आवश्यकता क्यों है हमें?
शुद्ध उच्चारण आए यानी शुद्ध उच्चारण के लिए, अभिव्यक्ति के लिए, मनोरंजन के लिए, भाषण सामर्थ्य, भाषण अगर आपको देना है उसमें सामर्थ्य प्राप्त करना है तो आपका श्रवण कौशल मजबूत होना चाहिए। पुनः कथना आए यानी पुनः किसी बात को कहने के लिए आपको सुनना जरूरी है दोस्तों, इनके लिए आवश्यकता है। अब बात करते हैं कि श्रवण कौशल है, इसके साधन कौन कौन से। तो देखिए, गुरु का मुंह है, परिजन, आकाशवाणी यानी रेडियो, दूरवाणी यानी मोबाइल, दूरदर्शनम यानी टीवी एंड टेलीविजन, ध्वनि मुद्रण यंत्रम, संगणक यानी कंप्यूटर। आगे देखिए मित्रों, आगे है हमारे वर्तुलाकार ध्वनि ग्राहक यंत्रम, ग्रामोफोन, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ध्वनि अभिलेख है, टेप रिकॉर्डर, भाषा पंजिका यानी सीतावाद्यम जिसको लिंगुआ फोन कहते हैं, सांद्र ध्वनि मुद्रिका यंत्र यानी सिड्डी। ये सभी क्या है, श्रवण कौशल के साधन होते हैं। सीधा क्वेश्चन हो सकता है इनमें से श्रवण कौशल का साधन है या इनमें से श्रवण कौशल का साधन नहीं है, तो याद करने। आगे चलते हैं दोस्तों भाषण कौशल की ओर। भाषण कौशल में देखिए, भाषण कौशल के उद्देश्य यानी मौखिक अभिव्यक्ति, भाषण कौशल यानी मौखिक अभिव्यक्ति इसके अंदर होती है दोस्तों। भाव प्रकटनम, मौखिक अभिव्यक्ति तथा शुद्ध उच्चारण भाषण कौशल के उद्देश्य हैं। भाषण कौशल भाषा सीखने का दूसरा कौशल है जो श्रवण पर क्या रहता है, आश्रित रहता है। श्रवण कौशल के बिना भाषण कौशल कभी नहीं हो सकता दोस्तों। वाग्रूपम भाव प्रकटनमेव भाषणम, अर्थात वाणी के रूप में भाव प्रकट करना ही क्या है, भाषण कौशल है। भाषण कौशल के विकास के लिए बालक का परिवेश अर्थात वातावरण अधिक प्रभावी है। भाषण कौशल के लिए वातावरण प्रभावी रहता है दोस्तों, उसका परिवेश है वो प्रभावी रहता है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में ये भी। शब्दों का उच्चारण भाषण कौशल नहीं अपितु शुद्ध उच्चारण भाषण कौशल होता है। अब मैं आपके सामने कुछ भी बोल रहा हूँ, स्पीड के साथ क्लास पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर कुछ गलती हो जाती है तो ये मेरा भाषण कौशल नहीं है। अगर मैं हर एक चीज़ को साफ साफ शब्दों में और शुद्ध उच्चारण कर रहा हूँ ना, तो वो मेरा भाषण कौशल होगा दोस्तों। आगे देखिए, शुद्ध उच्चारण के लिए वर्णों के स्थान, वर्णों के उच्चारण स्थानों का ज्ञान होना परम आवश्यक है। अब वर्णों का कौन सा किसका उच्चारण स्थान है, अब कै कंठ से ध्वनि निकल रही है जबकि मैं तालु से अगर निकाल रहा हूं तो ये क्या है, मेरी भाषण कौशल नहीं है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, आगे है भाषण कौशल के विकास के लिए बाल गीत, नाटकों का अभिनय, भाषा क्रीड़ा, लघु कथाएं आदि अनेक माध्यम है जिनके द्वारा प्राथमिक स्तर पर भाषण कौशल को विकसित किया जा सकता है। और ये जो मैंने लाल अंडरलाइन कर रखा है ना, यहां से बहुत एग्जामों में सीधे क्वेश्चन आ सकते हैं, आए हुए हैं, आ भी सकते हैं। भाषण कौशल के लिए कौन सा माध्यम है, इनमें से बाल गीत, नाटकों का अभिनय, भाषा क्रीड़ाएं, लघु कथाएं, इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा है, सीधा क्वेश्चन आ सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों तीसरे कौशल की ओर, पठन कौशल की ओर। पठन कौशल पठित्वा अर्थ ग्रहण, मतलब पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। पठन कौशल का उद्देश्य मात्र नहीं है अपितु पढ़कर अर्थ ग्रहण करना है। पठन कौशल का उद्देश्य यह नहीं कि पढ़ना है, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना ही पठन कौशल का उद्देश्य है। इसे वाचन कौशल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इस भाषा कौशलों में ग्रहणात्मक कौशल महत्वपूर्ण होते हैं, उनमें भी पठन कौशल का महत्वपूर्ण क्या है, सर्वोपरि है। गति लय पूर्वक उच्चारण उचित आरोह अवरोह के साथ भाव ग्रहण करना ही पठन कौशल का उद्देश्य होता है दोस्तों। अगर आप कोई चीज़ है उसको पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर अगर आप जो आपकी गति है कभी तेज कभी धीमी, कभी तेज कभी धीमी, या उचित आरोह अवरोह उसमें नहीं है, आप एक लाइन से पढ़ रहे हैं, तो वो सही अर्थ ग्रहण करना नहीं है। जो ध्वनि जो आप गति के साथ पढ़ रहे हैं उसके अंदर उचित आरोह अवरोह होना चाहिए, उसके अंदर लय होना चाहिए, फिर आप अगर भाव ग्रहण करते हैं तो वो आपके पठन कौशल का क्या होता है, उद्देश्य होता है। आगे देखिए, पठन कौशल के उद्देश्य आपके सामने रख देता हूं। वाचिक अभिनय के साथ पठन का अभ्यास। वाचिक अभिनय यानी कि जैसे आप पढ़ रहे हैं तो उसके साथ अभिनय होना चाहिए। आनंद अनुभूति के साथ पठन का अभ्यास, जैसे आप पढ़ रहे हैं तो उसके साथ आपको क्या होना चाहिए, आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। पठन के क्रमबद्ध उच्चारण का सामर्थ्य उत्पन्न करना। पठन में क्रमबद्ध उच्चारण का सामर्थ्य, कवि के भाव को समझना और निष्कर्ष क्या करना, ग्रहण करना, यह पठन कौशल के क्या है, उद्देश्य है दोस्तों। अब बात करते हैं पठन के प्रकारों की। तो दोस्तों पठन के पाठकों की संख्या की दृष्टि से पठन के दो प्रकार होते हैं, व्यक्तिगत पठन और सामूहिक पठन।
लेकिन बात करें व्यक्तिगत पठन की दृष्टि से तो सहस्वर पठन और मौन पठन दो प्रकार के होते हैं। सहस्वर पठन के अंदर आते हैं आदर्श, अनुकरण और सामूहिक, ये तो आते हैं सहस्वर में। और मौन पठन के अंदर बात करें तो द्रुत, गंभीर और सामान्य, ये आते हैं जो मौन पठन है उसके अंदर दोस्तों। तो पठन दो प्रकार के हैं, व्यक्तिगत पठन और सामूहिक पठन। अभिव्यक्ति की दृष्टि से पठन भी दो प्रकार के हैं, सहस्वर पठन और मौन पठन। सहस्वर पठन है जिसमें आते हैं आदर्श पठन है, अनुकरण पठन है, सामूहिक या समवेत पठन है। और मौन पठन में आते हैं द्रुत, गंभीर और सामान्य पठन दोस्तों। बात करते हैं आगे बेकन महोदय के अनुसार। तो बेकन महोदय ने जो मौन वाचन है इसके दो प्रकार बताए, एक तो गंभीर और एक द्रुत पठन। प्रारंभिक स्तर पर सहस्वर वाचन अधिक उपयोगी होता है, जबकि उच्च स्तर पर मौन वाचन अधिक उपयोगी होता है। प्राथमिक स्तर पर सहस्वर वाचन क्या होता है, अधिक उपयोगी, जबकि उच्च स्तर पर मौन वाचन है वो अधिक उपयोगी होता है। सीधा क्वेश्चन आ सकता है, अभी बोल रहा हूं मित्रों, अंडरलाइन किया हुआ, याद कर लेना इसको। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। जॉन कॉटन डेना ने पठन कौशल को मानव के सर्वांगीण विकास में सहायक माना। जो पठन कौशल है इसको सर्वांगीण विकास में सहायक माना, किसने? जॉन कॉटन डेना। देखिए, तथा इसे जीवन का एक अभिन्न अंग स्वीकार किया। ब्रायन महोदय ने साइलेंट रीडिंग पुस्तक में मौन पठन के महत्व पर बल दिया। तो ये बताइए मित्रों, मौन पठन के महत्व पर बल किसने दिया था? ब्रायन महोदय ने। किस पुस्तक में? साइलेंट रीडिंग के अंदर दोस्तों। जुड़ महोदय ने उच्च कक्षाओं में मौन पठन वाचन की सर्वोत्तम विधि माना है। मौन वाचन को वाचन की सर्वोत्तम विधि उच्च कक्षाओं के लिए जुड़ महोदय ने माना था दोस्तों, याद रखना। अब आगे देखते हैं पठन कौशल की विधियां कौन कौन सी है। पहली है वर्णोच्चारण विधि, अक्षर बोध विधि, वर्ण सामान्य विधि या प्राचीनतम विधि है ये दोस्तों। तो वर्णोच्चारण विधि पठन कौशल की विधि है। चित्र विधि पश्यतु, कथयतु च या पद्य विधि जो है ये भी पठन कौशल की है। अनुकरण विधि भी पठन कौशल की है। ध्वनि साम्य विधि भी पठन कौशल की है, जिनके बारे में आगे एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे हम क्लास नंबर 3 के अंदर। सामूहिक पठन विधि, भाषा यंत्र विधि, वाक्य घटना विधि, अर्थ की दृष्टि से महत्वपूर्ण विधि, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अर्थ की दृष्टि से कौन सी विधि है? वाक्य गठन विधि दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, इनमें से वर्णोच्चारण विधि है जो प्राचीनतम विधि है, और अर्थ की दृष्टि से महत्वपूर्ण विधि है वो है वाक्य गठन विधि। और ये 7 विधियां आपके सामने हैं जो पठन कौशल की विधियां हैं। वापस बोल देता हूं, वर्णोच्चारण विधि, चित्र विधि, अनुकरण विधि, ध्वनि साम्य विधि, सामूहिक पठन विधि, भाषा यंत्र विधि और वाक्य गठन विधि दोस्तों। आगे चलते हैं लेखन कौशल की ओर। लिखिता अभिव्यक्ति, लिख कर अभिव्यक्त करना, अपने भाव को लिखकर अभिव्यक्त करना, यह भाषा शिक्षण का चतुर्थ व अंतिम कौशल होता है दोस्तों। और मोंटेसरी के अनुसार लेखन कौशल कौन सा है? तृतीय कौशल है। वाचिक क्रिया या वर्ण रूपम लेखनम, वाचिक क्रिया या वर्ण रूपम लेखनम अर्थात ध्वनि रूप, लिपि रूप, अवतरणम लेखनम, ध्वनि को लिपि के रूप में अवतरित करने का नाम ही क्या होता है? लेखन। जो हम बोलते हैं उसको अगर हम लिख देते हैं तो वही क्या होगा? हमारा लेखन होगा दोस्तों। अब लेखन कौशल के उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो आपके सामने है दोस्तों। लेखन कौशल के भावों को स्थिरता प्रदान करना। आपके भाव है, अगर आप बोल रहे हैं तो आपके भाव है ये स्थिर नहीं है, अगर आपने इनको लिख दिया तो ये क्या हो जाएंगे? स्थिर हो जाएंगे। जिस प्रकार ये चीज लिखी हुई है ना आपके सामने, ये क्या है? स्थिर है दोस्तों। निरीक्षण तथा चिंतन शक्ति का विकास, अगर आप कोई चीज है उसको समझ के लिख रहे हैं तो उससे आपके जो निरीक्षण शक्ति है और जो चिंतन शक्ति है उसका क्या होता है? विकास होता है। अपने विचारों को क्रमबद्ध रूप में प्रकट करना, आपके जो विचार है उनको अगर आप क्रमबद्ध रूप में प्रकट करना चाहते हैं तो लेखन कौशल का यह भी उद्देश्य होता है। आगे देखिए, छात्रों में मौलिक व सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है लेखन कौशल से। प्रश्नोत्तर लेखन की योग्यता विकसित करना और छात्रों के द्वारा सुंदर अक्षरों के लेखन कार्य का प्रदर्शन करना, ये सभी लेखन कौशल के क्या है? उद्देश्य हैं। वापस बता दूं दोस्तों, भावों को स्थिरता प्रदान करना, निरीक्षण व चिंतन शक्ति का विकास करना, अपने विचारों को क्रमबद्ध रूप में प्रकट करना, छात्रों में मौलिक व सृजनात्मक क्षमता का विकास करना, प्रश्नोत्तर लेखन की योग्यता विकसित करना, छात्रों के द्वारा सुंदर अक्षरों में लेखन कार्य का प्रदर्शन करना दोस्तों। आगे देखते हैं मित्रों लेखन कौशल की विधियां, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। पहली है पेस्टोलॉजी,
वर्ण के खंड करके वर्णों की आकृति बनाना ही पेस्टोलॉजी कहलाता है। इतना ही याद रख लो, आगे बता दूंगा सब कुछ। पेस्टोलॉजी वर्ण है उसको खंड करो, खंड करके वर्णों की अगर हम आकृति बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? पेस्टोलॉजी। लेखन कौशल की पहली विधि। दूसरी विधि है जैक्टोट विधि। अध्यापक के द्वारा श्यामपट्ट पर लिखे गए शब्दों का अनुकरण करके अथवा पुस्तक में देखकर छात्रों द्वारा लेखन कार्य किया जाता है तथा पुनः देखकर संशोधन किया जाता है, यही जैक्टोट विधि है। अध्यापक ने जो कुछ लिखा उसको देखा, आपने लिखा, फिर देखा कि कुछ गलती हुई है, उसको संशोधन किया, यही आपकी जैक्टोट विधि है। तो पेस्टोलॉजी और जैक्टोट समझ में आ गई। तीसरी है मोंटेसरी विधि, जो देखिए लेखन कार्य के लिए अधिकाधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करना मोंटेसरी का मंतव्य है। अगर लेखन कार्य आप कर रहे हैं तो ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग आप अधिक से अधिक कीजिए। ऐसा किसने सोचा, किसने बताया? मोंटेसरी ने। बालक सर्वप्रथम वर्णों का अवलोकन करता है, ध्वनियों को सुनता है, अक्षरों को स्पर्श करता है तथा धीरे धीरे लिखना सीखता है। सबसे पहले जो वर्ण है उनका अवलोकन करेगा, फिर जो उनकी ध्वनियां उनको सुनेगा, फिर उन अक्षरों को स्पर्श, ये नहीं है कि हाथ लगा के आप स्पर्श करोगे, आप अपने दिमाग से उनको स्पर्श करोगे और फिर धीरे धीरे आप लिखना सीखते हैं दोस्तों। आगे है रूपरेखा अनुकरण विधि। इसे अक्षर स्वरूपा विधि भी कहते हैं। सीधा क्वेश्चन आ सकता है, अक्षर स्वरूपा विधि कौन सी है? रूपरेखा अनुकरण विधि। छात्र पेंसिल तथा बॉल पेन की सहायता से बिंदुओं को जोड़कर वर्णों का निर्माण करता है। जैसे मैंने यहां पे बिंदु बना दिया, एक इस प्रकार से ये बिंदु बना दिए। अब क्या करेंगे बालक? पहले सीधी लाइन खींचेंगे, फिर इस प्रकार से करेंगे, फिर इस प्रकार से, और बन गया क। यह है रूपरेखा अनुकरण विधि। आगे देखिए दोस्तों, श्रुतिलेख। अध्यापक द्वारा उच्चारित पदों को सुनकर छात्र लेखन कार्य करते हैं, वही श्रुतिलेख होते हैं दोस्तों, याद रखना। और चित्र विधि, चित्र को देखकर लेखन कार्य करना कौन सा है? चित्र विधि। सुलेख की विधियां, यह भी इंपॉर्टेंट है। सुलेख की विधियां अनुलेख और प्रतिलेख। अनुलेख कौन सी है? अध्यापक श्यामपट्ट पर लिखता है, छात्र अनुकरण करता है, वो है अनुलेख, यानी किसी के पीछे लिखना। और प्रतिलेख, अध्यापक पत्रिका या पुस्तक के किसी अंश को निर्धारित करता है, छात्र सुंदर अक्षरों में प्रतिलिपि करते हैं। अनुलेख मतलब जो कुछ अध्यापक ने लिखा उसको लिखना, और प्रतिलेख यानी कि आपको एक प्रति दे दी जाएगी और वो आपको लिखना। समझ गए दोस्तों? आगे चलते हैं। उच्च स्तर की लेखन कौशल की विधियां हैं, वो है आपकी सूत्र विधि, प्रश्नोत्तर विधि, मंत्रणा विधि। इसमें शिक्षक केवल पथ प्रदर्शक होता है। स्वाध्याय विधि, अनुकरण विधि, निरीक्षण विधि, तर्क वितर्क विधि, यह उच्च स्तर के लिए लेखन कौशल की विधियां होती है दोस्तों। अब आगे चलते हैं मित्रों, और आगे देखते हैं हम संस्कृत शिक्षण के अधिगम के साधन यानी दर्शे सर्वेश साधन कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों, सन 1952 में दर्शे सर्वेश शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद की स्थापना हुई। इस परिषद के प्रस्तावों में अधिकाधिक दर्शे सर्वेश उपकरणों के प्रयोग पर बल दिया गया। अनेक शोधों से यह सिद्ध हुआ कि किसी भी कार्य को सीखने के लिए व्यक्ति की जितनी ज्ञानेंद्रियां सक्रिय होती है उतना ही अधिगम स्थायी होता है। और यह बात मैंने पहले भी आपको समझा दी है, जितना आप ज्ञानेंद्रियों को यूज में लेंगे आपका अधिगम उतना ही स्थायी होगा दोस्तों। ज्ञानेंद्रियों के अनुभव से किसी वस्तु अथवा क्रिया के मानसिक चित्र का निर्माण होता है। इसलिए शिक्षण के द्वारा ज्ञान के प्रत्यक्षीकरण के लिए दर्शे सर्वेश सामग्री की आवश्यकता अथवा उपयोगिता स्वतः ही सिद्ध होती है। बालक सभी ज्ञानेंद्रियों में नेत्रों के द्वारा अर्थात देखकर सर्वाधिक अधिगम करता है। आप देखकर ही अधिगम कर रहे हैं अभी, ये तो है नहीं कि सुनकर ज़्यादा अधिगम कर रहे हैं, सुनने से ज़्यादा अभी आप क्या कर रहे हैं? देखकर अधिगम कर रहे हैं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। दर्शे सर्वे सामग्री, दर्शे सर्वे साधनों को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। दर्शे साधन, सर्वे साधन, दर्शे सर्वे साधन। और मित्रों यहां से सीधा क्वेश्चन आता है, जैसे यहां पे दे दिया आपको, पाठ्य पुस्तक है, दर्शे है, सर्वे है, दर्शे सर्वे या कोई नहीं, इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले ले इनका। सबसे पहले आ रहे दर्शे साधन। सामान्य साधन दर्शे साधन में होते हैं श्यामपट्ट, पत्र के मैंने चार्ट, चित्राणी चित्र, मानचित्रण यानी मानचित्र, रेखा चित्रण यानी रेखा चित्र, प्रतिकृति यानी मॉडल, भित्ति पत्रिका, आकर्षक पत्राणी फ्लैश चार्ट, पत्र पत्रिका, पाठ्य पुस्तकम और संग्रहालय। यह तो है दर्शे साधनों में सामान्य साधन। और यांत्रिक साधन देखिए, चित्र विस्तारक यंत्रम, एपिडाइस्कोप, एपिडाइस्कोप है कैसा है? दर्शे साधन। मैजिक लेंटर या एपिस्कोप दोनों का कार्य करने वाला यंत्र। प्रक्षेपण यंत्राणी, प्रोजेक्टर,
उन्नत शीर्ष प्रक्षेपिका, ओवरहेड प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप प्रक्षेपण यंत्रम, आकृति विस्तारक यंत्रम, स्टीरियोस्कोप, ये सभी क्या है आपके यांत्रिक साधन है दृश्य साधनों के। एक बार सभी मित्रों इनको आप क्या है कि मैं 3 बार बोल दूंगा तो आप समझ में नहीं पाओगे, तो स्क्रीनशॉट ले लें और आप आसानी से इनको क्या कर सकते हैं, बाद में 3 बार पढ़ लेना दोस्तों। आगे बात करते हैं हम सर्वे साधन की। सर्वे साधन के अंदर आते हैं दोस्तों आकाशवाणी यानी रेडियो, जो सुनाई दे, सर्वे साधन सुनाई दे, समझ गए दोस्तों। ध्वनि अभिलेख यानी टेप रिकॉर्डर, भाषा पंजिका यानी सीतावादी यानी लिंगुआ फोन, वर्तुलाकार ध्वनि ग्राहक यंत्रम यानी ग्रामोफोन, भाषा प्रयोगशाला, ध्वनि विस्तारक यंत्रम लाउड स्पीकर, कर्णवाणी यानी ईयरफोन सभी लगा रखे हैं अभी आपने, ध्वनि मुद्रिका यानी सीडी। तो ये है सर्वे साधन जो सुनाई दे। सर्वे दृश्य दिखाई दे, सर्वे सुनाई दे, और दृश्य सर्वे जो सुनाई भी दे और दिखाई भी दे दोस्तों। तो दृश्य सर्वे साधन है दूरदर्शन, टेलीविजन, अभिनय, अगर आपके सामने अभिनय किया जा रहा है, नाटक किया जा रहा है तो वो अभिनय हो गया। सर्वे दृश्य अभिलेख, चलचित्रम, चलचित्रम फिल्म होती है दोस्तों। संगणक यानी कंप्यूटर सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है। भाषा प्रयोगशाला, स्मार्टफोन, आकर्षक दूरवाणी दोस्तों, और आकर्षक यानी स्मार्टफोन में सभी ये क्लास भी आप देख रहे हैं, तो ये क्या आपका दृश्य सर्वे साधन है दोस्तों। आगे चलते हैं, ये हो गए आपके सर्वे दृश्य और दृश्य सर्वे साधन। बात करते हैं परंपरागत सहायक उपकरणों की, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। पहला है श्यामपट्ट, महत्वपूर्ण तथा आवश्यक परंपरागत उपकरण है ये। श्यामपट्ट कैसा उपकरण है, परंपरागत सहायक उपकरण है ये। अध्यापक का मित्र या दाहिना हाथ श्यामपट्ट को कहा जाता है। पाठ्य पुस्तक, अध्ययन में सुविधा के लिए महत्वपूर्ण साधन होता है ये, और शिक्षा के शिक्षण का आधार क्या है, पाठ्य पुस्तक ही है दोस्तों। आगे देखिए संजीव पदार्थ, शिक्षण में स्थूल संसाधन के रूप में महत्वपूर्ण संजीव पदार्थ होते हैं दोस्तों। बात यहां पर करते हैं कि जो दृश्य सर्वे साधन है, दृश्य सर्वे सामग्री है, इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए शिक्षण को प्रभावकारी होता है, शिक्षण प्रभावकारी दृश्य सर्वे साधन है, इनकी अगर आप उपयोग करते हैं तो इनसे जो शिक्षण कार्य है वो क्या होता है, प्रभावकारी होता है। इनके प्रयोग से स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनसे एक एक पॉइंट से क्वेश्चन आ सकता है मित्रों। ये जो आवश्यकताएं हैं ना, ये याद कर लेना सभी। बालक विषय वस्तु को रुचिपूर्वक सीखते हैं, एक तो बोर्ड पे बताओगे आप, और एक आपके सामने फिल्म के द्वारा बताई जाएगी ना फोन में चला के, तो रुचिपूर्वक उस चीज को सीखोगे। इसके द्वारा अधिगम सुगम और सुग्राह्य होता है, सुगम हो जाता है दोस्तों। इनके द्वारा कोई भी चीज है उसको आप सुगम तरीके से समझा सकते हैं। छात्रों में चिंतन व स्मरण शक्ति का क्या होता है, विकास होता है। छात्र अनुशासित रहते हैं, श्रम तथा समय की क्या होती है, इनसे बचत होती है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लें दोस्तों, इनका दृश्य सर्वे साधनों की आवश्यकता हमें क्यों है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूं एग्जाम के अंदर इससे सीधा क्वेश्चन मिलेगा आपको। आगे देखिए दोस्तों, ध्यानत्वे क्या है दोस्तों, श्यामपट्ट अध्यापक का मित्र अथवा उसका दाहिना हाथ होता है, यह चीज आप सभी को पता है। शिक्षण में श्यामपट्ट का महत्व सर्वोपरि है, इसको सभी साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन, सभी साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन तो सभी को पता है कौन सा होता है, श्यामपट्ट होता है। श्यामपट्ट पर लिखी हुई विषय वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर साफ करना चाहिए, यह चीज इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है। श्यामपट्ट पर कुछ सामग्री लिखी हुई है, उसको साफ कैसे करें, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, तो याद रखना ऊपर से नीचे की ओर। पत्र पत्रिकाओं के अंतर्गत संभाषण, संदेश, भारतीय अक्षरम आदि महत्वपूर्ण संस्कृत पत्रिकाएं। प्रोफेसर जे डेबर के मतानुसार 40% देखकर, 25% सुनकर और 18% स्पर्श के द्वारा अधिगम होता है। तो जे डेबर ने क्या बताया था कि 40% जो चीज हम सीखते हैं, अधिगम करते हैं, वो देखकर करते हैं, 25% सुनकर, 18% स्पर्श करके सीखते हैं। आगे देखिए दोस्तों, प्रोफेसर पीजी रुलोन के अनुसार दृश्य सर्वे उपकरणों के द्वारा स्मरण शक्ति 38% की वृद्धि होती है। दृश्य सर्वे उपकरणों का अगर हम प्रयोग करते हैं तो जो हमारी स्मरण शक्ति है, जो हमारी याददाश्त शक्ति है, उसमें 38% की क्या होती है, वृद्धि होती है। आगे देखिए इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, यूनिसेफ के शोध के अनुसार आस्वादे यानी जीभ के द्वारा 1%, स्पृष्टवा त्वचा के द्वारा 2%, ग्राहत्वा नाक के द्वारा 3%, श्रुत्वा यानी कान के द्वारा 11% और दृष्टवा आंखों के द्वारा 83% अधिगम होता है।
तो ये चीज़ें आपके सामने है ना, इनका स्क्रीनशॉट ले लें और याद कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों क्लास नंबर 1 आज हमने देखी। क्लास नंबर 1 के अंदर जो हमने कुछ पढ़ा, कैसा लगा आपको? अगर कुछ गलती है, कुछ आपको ऐसा लगता है कि सर ने यहाँ पे हमें कुछ नहीं बताया है, तो उसका कमेंट करें, ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में उसका आपको ज्ञान दिया जाएगा दोस्तों। तो कमेंट कर दें दोस्तों कैसी लगी क्लास 1। लाइक नहीं किया, लाइक और शेयर तो आज मेरे को पता है सभी साथी जरूर करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।